हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जो नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, हम लोग उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल को पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लास्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस भी कर रहे थे। आज हम लोग करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल या फिर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। जैसा कि बच्चों हमें पता ही है कि नील बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के सेंटर में तो क्या पाया जाता है, उसका न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, फिक्स ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और जो शेल हैं या ऑर्बिट्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं, इनके अंदर कौन रिवॉल्व करता रहता है, इलेक्ट्रॉन। यहां तक की बात जो थी, ये तो रदरफोर्ड ने भी एक्सप्लेन कर दी थी। पर रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी, रदरफोर्ड जिस चीज को समझा नहीं पाया, उसे नील बोहर ने समझाया। तो रदरफोर्ड बच्चों पहली चीज तो ये नहीं समझा पाया था कि जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब जब आप किसी एटम को एनर्जी देते हैं, तो वो आपको डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को क्यों एमिट करता है, इसे नहीं समझा पाया था, जिसे समझाया नील बोहर ने। नील बोहर के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जब आप एक एटम को एनर्जी देते हैं, तो उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा करने से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ जाने पर वो लोअर शेल से हायर शेल में जंप कर जाता है। और फिर जब वो वापस से लोअर शेल में आता है, तो वो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, उसी एनर्जी को वो क्या करता है, एमिट करता है, वापस से रिलीज करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रिलीज तो करता है पर उसको रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करता है, मतलब कि डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट के फॉर्म में उसे क्या करता है, रिलीज करता है। और जो आपके रदरफोर्ड थे, जो चीज समझा नहीं पाए थे, वो थी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो वो लगातार अपनी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, एमिट करता है। तो मैक्सवेल ने क्वेश्चन उठा दिया था कि भाई अगर ऐसा है, तो एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी 0। और वो किसके अंदर गिर जाएगा, वो गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। और जब वो न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनस्टेबल। पर देखा यह जाता है कि एटम जो है वो हमेशा ही क्या रहता है, स्टेबल। तो इसे नहीं समझा पाए थे कौन, हमारे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड समझा नहीं पाए, तो फिर उसे नील बोर ने कैसे समझाया। नील बोर ने ये कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, उसकी एनर्जी में किसी तरीके का जो चेंज है वो नहीं आता। एनर्जी क्या रहती है, उसकी कांस्टेंट रहती है। तो एनर्जी क्या रहेगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी। और एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और कितनी रहेगी ये भी नील बोर ने जो था एक्सप्लेन किया। एनर्जी के बारे में इन्होंने ये कहा कि जब तक वो एक शेल में है, शेल चेंज नहीं कर रहा, तब तक ही उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। पर अगर वो लोअर शेल से हायर शेल में जंप करेगा, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब वो हायर से लोअर के अंदर आएगा, तब वो उसी एनर्जी को क्या कर देगा, एमिट कर देगा, रेडिएट कर देगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके बताओ। रदरफोर्ड के जो 2 लिमिटेशंस थे, उन्हें नील बोर ने कैसे दूर किया, ये आपको समझ में आया या नहीं आया।
ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर चलिएगा बच्चों, आपने जो हेडिंग बनाई है बोर्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बारे में हम लोग नील बोर्स के जो पोस्टुलेट्स हैं, उनकी थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोग उन्हें लिखने जा रहे हैं। तो आप लोग पोस्टुलेट्स लिखिएगा। पहला पोस्टुलेट लिखो बच्चों, बोर्स एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट। हाँ जी, लिखिएगा। the energy the energy of electron the energy of electron remain constant for for a fixed energy level a fixed energy a fixed energy level which can be calculated by the formula which can be calculated by the by the formula given below by the formula given below। देखो बच्चों, आपको एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे, ये सभी नील बोर ने दिए थे। जो पहला फॉर्मूला है ई एन, ई का मतलब एनर्जी है और बच्चों एन का मतलब है नंबर ऑफ शेल। तो हर शेल के लिए एक फिक्स एनर्जी होती है, जिसे पहला फॉर्मूला उन्होंने दिया -1312 अपॉन एन स्क्वायर, एन आपका नंबर ऑफ शेल है, ये वैल्यू किलो जूल पर मोल में दी। और एक और फॉर्मूला दिया जो था -2 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम इंटू जेड स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। पाई हमें पता है 3.14, एम जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड जो है वो है एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर है जेड, ई जो है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन जो है वो है नंबर ऑफ शेल और एच जो है बच्चों वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसी वैल्यू को जूल में अगर लिखा जाए तो -13.12 इंटू 10⁻5 अपॉन एन स्क्वायर जूल पर मोल मिल जाएगा। और इसे पर मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसे पर मोल की जगह पर एटम के फॉर्म में लिखा जाए तो सॉल्व करने पर फाइनल फॉर्मूला आएगा ई एन इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर। जेड क्या है बच्चों, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो फटाफट से ये सभी फॉर्मूला लिख लो, और जो फॉर्मूला मैंने बॉक्स में डाला है आपको उसी फॉर्मूला से एनर्जी कैलकुलेट करनी है। जल्दी से लिख दीजिए और कमेंट कर देना जब लिख लो। और हर चीज को बच्चों मार्क कर लेना कि एन क्या है नंबर ऑफ शेल, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो विकास जो है कमेंट कर चुका है बच्चों, बाकी लोग भी जब इसे बना लें और हर एक चीज लिख लें। विकास हर चीज लिख ली होगी तुमने, एन क्या है, जेड क्या है, एम क्या है, ई क्या है, एच क्या है, ई एन क्या है। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ई है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड है एटॉमिक नंबर, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, ई जो है वो है मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बेटा पाए नहीं पता विशाल, पाए पाए क्या होता है? 3.14। हाँ भाई, लिख लिया क्या? हो गया क्या बच्चों? ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट लिखो। सेकंड पोस्टुलेट लिखिएगा। When energy is given to any atom, when energy is given to any atom, to any atom, then electron of the atom of outermost shell, then electron of the atom of outermost shell get excited, get excited, get excited, and jumps from lower to higher shell, and jumps from lower to lower to higher shell, higher shell, and when it return back, when it return back to the lower shell, to the lower shell, it emits EMITTS, it emits the energy, it emits the energy in the form of radiation, in the form of radiation, in the form of radiation. तो बच्चों आप आगे देख सकते हैं, मैंने आगे एक और डेरिवेशन किया है जिसमें सबसे पहले कहा गया है कि अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है वो है एन आई, इनिशियल इनिशियल शेल एन आई, और उसकी जो एनर्जी है वो क्या है? ई आई, इनिशियल एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा ई आई इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एन आई स्क्वायर। और अगर वो इस शेल से एन आई से जंप करके एन एफ में जा रहा है, तो फाइनल शेल, तो एन एफ अगर फाइनल शेल है तो ई एफ हो जाएगी फाइनल एनर्जी। तो ई एफ का फॉर्मूला आएगा ई एफ इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये फाइनल एनर्जी हो गई। अब उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की या कितनी एनर्जी उसने गेन की, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग निकाल रहे हैं डेल ई। डेल ई क्या है? चेंज इन एनर्जी। तो डेल ई जो है चेंज इन एनर्जी, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो अगर हम लोग फाइनल एनर्जी के फॉर्मूला में से इनिशियल एनर्जी के फॉर्मूला को निकाल दें, तो यहाँ पर बच्चों लास्ट में आपके पास में जो फॉर्मूला बचेगा वो हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाय 1/ni² माइनस 1/nf²। अगर आप इसे वैल्यू को पॉजिटिव में रखते हैं तो, अगर आप बच्चों -2.18 बाहर रखते तो ब्रैकेट के अंदर आ जाता nf², 1/nf² माइनस 1/ni²। मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये एटम हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के लिए बच्चों Z की वैल्यू क्या होती है? एटॉमिक नंबर 1, इसीलिए मैंने किसी भी फॉर्मूला में Z नहीं लिखा है। पर अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि भाई हीलियम एटम है तो आपको Z लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आप यहाँ हर फॉर्मूला में इंटू Z² भी कर लीजिएगा, और फाइनल जो फॉर्मूला है उसमें भी लास्ट में मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा? Z²। फटाफट से फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए।
ये जो डेल ई है ये है एनर्जी चेंज। सीधी सी बात है, एनर्जी चेंज उतना ही आएगा जितनी एनर्जी उसे बाहर से मिली होगी। तो अगर हम लोग इन इस कॉन्सेप्ट और प्लैंक्स कॉन्सेप्ट को जोड़ दें, तो अगर लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो लाइट कितनी एनर्जी देगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, या फिर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो आप डेल ई जो है उसकी जगह एच न्यू भी रख सकते हैं या एच सी अपॉन लेमडा भी रख सकते हैं। जब डेरिवेशन कर ले तब कमेंट कर दीजिएगा डन। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ डेल ई को प्लैंक्स कॉन्सेप्ट से जोड़ा जा सकता है। बस आपको डेल ई की जगह आपकी प्लैंक्स वाली एनर्जी का फॉर्मूला रखना है, E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, उससे भी आपका क्वेश्चन जो है जोड़ा जा सकता है। चलिए मेरे पास में कमेंट जो है वो आ गए हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखते हैं हम लोग, जो बोहर ने दिया था, नील बोहर ने। लिखिएगा, every every orbit every orbit of an atom every orbit of an atom has a constant radius has a constant has a constant radius which can be calculated by the formula which can be calculated by the formula by the formula। आपको बच्चों तीन फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे रेडियस के, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू जेड। यहाँ सभी मास, एम जो है वही सेम पहले वाला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड एटॉमिक नंबर, एच प्लैंक्स कांस्टेंट और एन जो है वो है नंबर ऑफ शेल। इन सभी कांस्टेंट वैल्यूज को पुट करने के बाद में फॉर्मूला आता है आर एन इक्वल टू 0.0529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, पर ये वैल्यू आती है बच्चों एंगस्ट्रॉम के अंदर। और अगर इसी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करें पीएम पिकोमीटर के अंदर तो ये बन जाएगी 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर में। बच्चों ये जो आर एन वाली एंगस्ट्रॉम में है इसको नैनोमीटर में करना। इसे एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो 0.529 आएगा। ये नैनोमीटर में मैंने चेंज कर दिया है। अगर आप इसे एंगस्ट्रॉम के अंदर लिखेंगे तो ये 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड बन जाएगा एंगस्ट्रॉम के अंदर। इसके अलावा बच्चों बोहर्स एटॉमिक मॉडल की हेल्प से रिडबर्ग, एक साइंटिस्ट थे रिडबर्ग, उन्होंने वेव नंबर का फॉर्मूला दिया, जिसको आप चाहें तो नोट बना करके लिख सकते हैं। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर वैसे मैथमेटिकली रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। जो भी लाइट की वेवलेंथ है उसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो फिर उसे हम लोग बोल देते हैं क्या? वेव नंबर। वेव नंबर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू और उसके ऊपर बार, न्यू बार, जिसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन लेमडा। इसकी यूनिट इस हिसाब से हो जाएगी मीटर इनवर्स, है ना। और वैसे डेफिनेशन वेव नंबर की क्या है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर ऑफ लेंथ।
1 मीटर की लेंथ में कितनी वेव्स आ रही हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, जिसका फॉर्मूला रिडबर्ग ने निकाला वो था न्यू बार इक्वल टू 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वैल्यू इन्होंने निकाली सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, सेंटीमीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स में ये बन जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻⁷ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी मीटर इनवर्स के अंदर। जो 109677 है इसे रिडबर्ग ने कांस्टेंट कहा, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो वेव नंबर नोट में लिख लो, वेव नंबर डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स in 1 meter of length, full stop. Mathematically it is reciprocal of wavelength, reciprocal of wavelength। तीनों फॉर्मूलाज बच्चों लिख दो, न्यू बार के तीनों फॉर्मूला लिख दो। एक तो 1/λ है, दूसरा न्यू बार इक्वल टू 109677, इस वैल्यू को रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये जो वैल्यू आई, ये जो फॉर्मूला आया, इसमें आपको यूनिट लगानी है सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स में आपको न्यू बार इक्वल टू 1.09677 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मीटर इनवर्स में रखनी है। यहाँ पर बच्चों n1 और n2 जो है वो दो शेल्स हैं, जिसमें n1 हमेशा छोटा शेल होगा, भले इलेक्ट्रॉन सेकंड से फोर्थ में जा रहा हो या फोर्थ से सेकंड के अंदर आ रहा हो, आपको n1 वही रखना है जो छोटा है। जो इस एग्जांपल में होगा 2, n1 तो होगा 2 और n2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, n1 वो है जो छोटा शेल है, n2 जो बड़ा शेल है। फॉर्मूला लिख लो तो कमेंट कर देना। ठीक है, मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं, तो चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो। आप क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, कैलकुलेट द frequency and wavelength of the photon of the photon when electron jumps from fifth to second shell, jumps from fifth to second shell in hydrogen atom, तो आपको बच्चों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू कैलकुलेट करना है और आपको लैम्डा वेवलेंथ जो है वो भी कैलकुलेट करना है। अगर आपको बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है फिफ्थ शेल से सेकंड शेल के अंदर, तो यहाँ पर बच्चों आप चाहें तो वेव नंबर वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, आप चाहें तो एनर्जी वाला फॉर्मूला जो है वो भी पुट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग एक बार एनर्जी वाले फॉर्मूला से ये वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि एक बार आपने डेल ई निकाल लिया, डेल ई जो है वो एक्चुअल में वही एनर्जी है जो कि फोटोन को दी जा रही है, जिसका फॉर्मूला आप रख सकते हैं डेल ई का, आप फॉर्मूला रख सकते हैं क्या, E = H न्यू। यहां से आप फिर न्यू निकाल लेंगे,
और अगर आपके पास में न्यू आ जाए तो आपके पास में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। यहां से आप लोग बच्चों लेमडा वेवलेंथ जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में जो डेल ई का फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला को यूज में लेते हुए एनर्जी जो है उसे कैलकुलेट कीजिए और कमेंट करना अपनी एनर्जी को, आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, दीक्षिता का कमेंट आया है 45.78 इंटू 10 रेज टू द पावर 20। दीक्षिता +20 और -20, हाँ माइनस है, ठीक है। ठीक है दीक्षिता, तुम्हारा आंसर सही है। अच्छा, ये वैल्यू पॉजिटिव में आई है तुम्हारी या नेगेटिव में आई है? ये +45 पॉइंट आया है कि फिर -45.78 आया है? ठीक है, तो आपकी यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव में आई है, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक डिजिट के बाद में आपको डेसिमल लगाना है। तो ये आपका बन जाएगा 4.58। 4.58 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल। 4.58 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल। अब एनर्जी आ गया है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूला में इस एनर्जी को पुट करो और मुझे बताओ न्यू जो है फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू क्या आ रही है। वैसे दीक्षिता ये आंसर माइनस में आना चाहिए ना बेटा तुम्हारा? एनर्जी वाला फॉर्मूला माइनस में आना चाहिए तुम्हारा। हालांकि प्लस माइनस सिर्फ तुम्हें ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जब तुम E इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हो तो तुम्हें पॉजिटिव में ही आंसर रखना है।
पर अभी तुम्हारा फॉर्मूला से आंसर माइनस में आना चाहिए। निकालो, न्यू की वैल्यू निकालो, फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। दीक्षिता बेटा 10 की पावर चेक करो, ये 6.91 तो सही है, पर इंटू 10 की पावर 14 आना चाहिए, 17 नहीं आना चाहिए, 14 आना चाहिए। 17 तो बहुत गलत हो जाएगा, 14 आना चाहिए, इंटू 10 की पावर 14, और 14 ही आएगा देखो। 6.91 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। ठीक है, तो ये आपके पास में आपका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, इस फॉर्मूला को लगाइए, इसमें आप अपने न्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं और फिर आप लोग लेमडा कैलकुलेट करके बताओ लेमडा कितना आ रहा है आपका मीटर्स के अंदर। हर्षित का कमेंट 434 मीटर। बेटा 434 तो ठीक है, पर इंटू 10 की पावर -9 भी आएगा। अगर तुम 434 लिख रहे हो तो इंटू 10 की पावर -9, उसको देखो 10 की पावर -9 कहाँ गया। हर्षित ने आपकी स्टार्टिंग वैल्यू निकाल दी है, आपकी वेवलेंथ आएगी 434 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, 434 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। और हमें जैसा पता है कि 10 की पावर -9 मीटर को आप नैनोमीटर भी लिख सकते हो, है ना। तो आप इसी वैल्यू को 434 एनएम नैनोमीटर भी लिख सकते हो, 434 नैनोमीटर। तो बच्चों आपकी एनर्जी आई थी -4.58 इंटू 10 की पावर -19, न्यू फ्रीक्वेंसी आई 6.91 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, और आपकी वेवलेंथ नैनोमीटर में 434 नैनोमीटर। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए।
calculate the calculate the minimum amount of energy required. Calculate the minimum amount of energy required to remove an electron. To remove an electron. To remove an electron from second shell. From second shell of hydrogen atom. Second shell of hydrogen atom. Full stop. Also calculate longest wavelength of light. Also calculate longest wavelength of light which can be used in the above transition. Which can be used in the above transition. Above transition. तो बच्चों इस क्वेश्चन में तुमसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है और तुमसे पूछा जा रहा है एनर्जी। तुम्हें शेल दिया है सेकंड शेल, पर सेकंड शेल से कहां ले जा रहे हो, निकाल करके कहां ले जाना है ये नहीं बताया, पर आगे लिखा है कंप्लीटली, पूरी तरीके से निकालना है। कोई मुझे कमेंट करके बताएगा एक एटम में कितने शेल होते हैं? कोई आप में से मुझे कमेंट करके बताएगा कि एक एटम में कितने शेल होते हैं? सुमित का कमेंट आया 4, योगेश का कमेंट आया 4, हर्षित का भी कमेंट आया 4, और बाकी और कोई कमेंट करना चाहेगा एक एटम में कितने शेल होते हैं? विशाल बड़ी देर से कमेंट करने की कोशिश कर रहा है। विशाल, कितने शेल होते हैं एक एटम में? बेटा इतना हमारे पास में टाइम नहीं है, रहने दो तुम लोग। एक एटम में शेल का नंबर होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आपके शेल्स होते हैं। तो अगर आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को निकालना है एक एटम में से, तो मतलब आप उसे कहां पर ले गए हैं? इनफाइनाइट शेल तक ले गए हैं। तो यहां पर एक शेल तो आप सेकंड लेंगे और दूसरा शेल लेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, फटाफट से एनर्जी निकालो, फिर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा में पुट करके लेमडा निकालो। एनर्जी निकाली जल्दी से और कमेंट करो अपनी एनर्जी को कितनी आई।
तो वीरेंद्र का मेरे पास में कमेंट आया है, एनर्जी इन्होंने बताई है 54 54.5 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है, करेक्ट है। 54.5 इंटू 10⁻⁻16 जूल, है ना। अब E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा फॉर्मूला पुट करो और जल्दी से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। ना वीरेंद्र, ये तो लेमडा गलत आ रहा है तुम्हारा, ये काफी गलत आ रहा है लेमडा। एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, इस फॉर्मूला से निकालना था। लेमडा का बन जाएगा एच सी अपॉन ई। 3.64 इंटू 10⁻⁻11। 3.64 इंटू 10⁻⁻7। दीक्षिता बेटा, 10 की पावर में गड़बड़ मत कर। 3.64 इंटू 10⁻⁻7 आना चाहिए। (3.64 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। -11 नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको आंसर्स बच्चों पता लग गए हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा चैप्टर अपना ही बचा नहीं है, इसमें 2-3 छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं और उनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलो, मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ाई करो बराबर और न्यूमेरिकल्स अपने टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के सॉल्व करो। चलो, थैंक यू।